आज हम आपको एक ऐसी अभिक्रिया के बारे में बताएंगे, उसका हम क्वेश्चन कराएंगे। इस क्वेश्चन में एक बहुत अलग बात आएगी जो हमारी थ्योरी से में भी नहीं है, यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से ही बताया गया है। जो क्वेश्चन है डाईमेथिल ईथर का अपघटन। अब डाईमेथिल ईथर के अपघटन का वेग समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वेग समीकरण? वेग बराबर KCH3OCH3 की घात 3/2, यानी डाईमेथिल ईथर की सांद्रता के 3/2 पर निर्भर करता है, यानी कोटि उसकी 3/2 है। अगर हम अभिक्रिया के वेग का एक बंद पात्र में बढ़ते हुए दाब के साथ अध्ययन करें तो उस समय उसका वेग सांद्रता नहीं, दाब के 3/2 पर निर्भर करेगा। दोबारा प्रश्न को समझिए। ये डाईमेथिल ईथर के अपघटन का वेग समीकरण ये है, और अगर दाब के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो ये है। दाब का मात्रक अगर बार मापा जाए, समय का मात्रक मिनट मापा जाए, तो वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। ये प्रश्न है। अब इसका आंसर, हम वेग का मात्रक जानते हैं। मात्रक, हाँ जी ध्यान दें, वेग का मात्रक जानते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन यहाँ सांद्रता नहीं, आंशिक दाब है, तो मोल लीटर इनवर्स की जगह क्या लिखा जाएगा? वायुमंडल सेकंड इनवर्स। वेग का मात्रक क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स की जगह हमने क्या लिख लिया? वायुमंडल, क्योंकि हमें दाब के द्वारा अध्ययन करना है। यानी जो सांद्रता वाला पद होता था, सांद्रता की जगह आंशिक दाब आ गया और आंशिक दाब का मात्रक वायुमंडल आ गया। वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? पहले होता था मोल लीटर इनवर्स की घात 1 - n सेकंड इनवर्स होता था ना ये। आज क्या होगा? दाब वाले पदों में वायुमंडल की घात 1 - n सेकंड इनवर्स। समझ आ गई आपको? ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स पहले का ही है। आज हमें सांद्रता की जगह आंशिक दाब का मात्रक जमा देना है। मोल लीटर इनवर्स पहले का ही, 1 - n सेकंड इनवर्स पहले का ही है। आज इस मोल लीटर इनवर्स की जगह वायुमंडल जमा देना है, और n का मान कितना रख दें? कोटि 3/2 d। तो क्या आ जाएगा? वायुमंडल 1 - 3/2 सेकंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगा? वायुमंडल की घात -12 सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन बिल्कुल सॉल्व हो गया। हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी, वेग का मात्रक और वेग स्थिरांक का मात्रक, जो हमें पहले पता थी, लेकिन पहले पता थे सांद्रता के पदों में, और अब हमने निकाले हैं वायुमंडल के पद में, जहां हमने दाब को बार में मापा गया है। यह गैसीय अभिक्रिया के लिए है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, गैसीय अभिक्रिया में वेग का मात्रक वायुमंडल सेकंड इनवर्स होता है, और वेग स्थिरांक का मात्रक वायुमंडल की घात 1 - n सेकंड इनवर्स होता है। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम, यानी ए कोई अभिकारक है के प्रति प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि की, और बी भी एक अभिकारक है, तो अवकलन वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ इसका आंसर लिख रहे हैं पहले वाले का, वेग बराबर, मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने आप पता लग रहा है, ए के प्रति प्रथम, तो ए की घात तो 1 आ जाएगा, बी के प्रति द्वितीय, तो बी की घात 2 आ जाएगा। तो अवकलन वेग समीकरण निकालना आ गया आपको।
प्रश्न की भाषा को अगर हम ढंग से पढ़ें तो साफ सुथरा पता लग रहा है ए और बी दोनों अभिकारक हैं और इनके संदर्भ में ए की घात 1 और बी की घात 2 एक की प्रति प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। अब प्रश्न में दूसरा हिस्सा कर रहा हूँ सोल्व। बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर प्रश्नानुसार क्या कर दिया मैंने, बी की सांद्रता 3 गुनी कर देने पर 3 का वर्ग करेंगे 9, ए बी की घात 2। वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग 9 गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अवकलन वेग समीकरण पूछा जा रहा है। जब ए के प्रति प्रथम तो ए की घात 1, बी के प्रति द्वितीय बी की घात 2, तो अवकलन वेग समीकरण का उत्तर आ गया, पहला सॉल्यूशन हो गया ए। बी की सांद्रता दूसरा सोल्व कर रहे हैं, बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर बी 3 भी आ गया, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ गया, वेग 9 गुना हो जाएगा। सी को सोल्व कर रहे हैं, हमें वेग समीकरण तो पता ही है, ए और बी की सांद्रता दुगनी करने पर पहले एक बार वेग समीकरण लिख लेते हैं, ए और बी की घात 2। प्रश्नानुसार ए और बी की सांद्रता दुगनी करने पर प्रश्नानुसार वेग बराबर के 2a 2b की घात 2, वेग 2 का वर्ग करेंगे 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। ये गणित समझ आ गई, 8 क्यों आया, 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, 4 गुना 2 8, तो लास्ट में क्या लिखा जाएगा, अर्थात वेग 8 गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। एक बार फिर दोबारा देख लें, इस प्रश्न में 3 भाग पूछे गए हैं। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, अभिकारक 2 हैं ए और बी, तो वेग अवकलन वेग समीकरण वेग बराबर के ए की घात 1 बी की घात 2, बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर बी की जगह 3 भी रख दिया, 3 का वर्ग करा 9 आ गया, वेग 9 गुना हो गया। इसी प्रकार ए और बी की सांद्रता दुगनी करने पर ए का मान 2a रख दिया, बी का मान 2 भी रख दिया, 2 का वर्ग करा 4, 4 दूनी 8, वेग 8 गुना हो जाता है। अणु x का y में रूपांतरण, मेरे कहने का मतलब ये है, प्रश्न के कहने का मतलब ये है, अणु का x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि के अनुरूप है, तो वेग बराबर के x की घात 2, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रश्न कह रहा है, द्वितीय कोटि के अनुरूप है तो x की घात 2, ठीक है। अब फिर प्रश्न कह रहा है x की सांद्रता 3 गुनी करने पर प्रश्नानुसार वेग बराबर के 3x, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, वेग 9 गुना हो गया, ठीक है। हमने पढ़ लिया वेग 9 गुना हो गया, हो जाता है। एक चीज, एक बात, दूसरी बात आपको पता होगा, वेग बराबर माइनस डेल एक्स बट्टा डेल टी प्लस डेल वाई बट्टा डेल टी, यानी ये क्या चीज़ है, वाई के उत्पादन की दर। वाई जब वेग 9 गुना हो गया तो वेग बराबर
y के उत्पादन की दर, उत्पादन की दर, और मैंने देखा जब वेग 9 गुना हो गया तो y के उत्पादन की दर भी 9 गुना हो जाएगी, अर्थात y के उत्पादन की दर 9 गुना हो जाएगी। इसे अच्छे से समझ लें एक बार पुनः। अणु x का y में रूपांतरण, अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि के अनुरूप है। कोटि 2 है तो वेग व्यंजक में, वेग समीकरण में x की घात 2 आएगा। प्रश्न के अनुसार x की सांद्रता 3 गुनी करने पर, x की सांद्रता 3 गुनी कर दी, 3 का वर्ग करा 9, अर्थात वेग 9 गुना हो जाता है। वेग बराबर ये है ही सही, माइनस डेल एक्स बटे डेल टी प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी। तो वेग बराबर y के उत्पादन की दर, यानी y का उत्पादन की दर वेग के बराबर है। जब वेग 9 गुना हो गया तो y के उत्पादन की दर भी 9 गुना हो गई। और हमारे प्रश्न में यही पूछा था y के उत्पादन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 9 गुना हो जाएगी।